नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। अभी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है जिसमें ये बात अभी कंफर्म किया गया कि इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला KC-135 स्ट्रेटो टैंकर जल्दी डिलीवर किया जाने वाला है। ये एयरक्राफ्ट अमेरिका की डिफेंस कंपनी मेट्रिया की तरफ से भारत को वेट लीज मॉडल के अंदर ऑफर किया जा रहा है, जो पहले फ्रेंच एयरफोर्स में ऑपरेट कर रहा था और अब इसको भारत को ऑफर किया जा रहा है। अब इसकी डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में अगर बात करें तो ये एयरक्राफ्ट फिलहाल सदर्न कैलिफोर्निया में मौजूद है और ये ईयर एंड के डेडलाइन से पहले भारत को डिलीवर किया जाने वाला है। KC-135 की खास बात यह कि एयरक्राफ्ट पिछले कई सालों से एक प्रूवन एरियल रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर ऑपरेट कर रहा है, जिसमें अभी तक लगभग 800 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को बनाया जा चुका है। मेट्रिया ने पिछले साल ही मई 2024 में फ्रेंच एयरफोर्स से ऐसे 14 C-135 एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया था और उन्हीं में से एक को अभी मॉडिफाई करके इंडियन एयरफोर्स को वेट लीज के लिए ऑफर किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल के बारे में अगर बात करें तो ये एक 3 साल का वेट लीज एग्रीमेंट होने वाला है, जिसमें एक और 3 साल का एक्सटेंशन ऑप्शन मौजूद होने वाली है। इसके अंदर मेट्रिया की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को हर महीने 100 रिफिलिंग फ्लाइट आवर तक गारंटीड सपोर्ट को ऑफर किया जाने वाला है। मतलब इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI, रफाल और तेजस जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को रेगुलर बेसिस पर एरियल रिफिलिंग, ट्रेनिंग और ऑप्शनल सपोर्ट को प्रोवाइड किया जा सकेगा, जिससे इंडियन एयरफोर्स के रेगुलर एरियल टैंकर की सर्विस लाइफ को बचाया जा सकेगा। स्ट्रेटेजिक एंगल से अगर देखा जाए तो अभी इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 6 ल्यूशियन IL-78 MKI टैंकर मौजूद है, जिनकी सर्विस अवेलेबिलिटी को लेकर काफी इशू अभी फेस करने पड़ रहे हैं। इसी गैप को फील करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से KC-135 को वेट लीज पर लेने का फैसला किया गया है। ये टैंकर आगरा एयरफोर्स स्टेशन में डिप्लॉय किया जाने वाला है, लेकिन इसकी सभी मेंटेनेंस और सपोर्ट को मेट्रिया की तरफ से ही किया जाने वाला है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स का कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसके अलावा इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये प्रोब एंड ड्रॉग रिफ्यूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिससे हमारे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की रेंज काफी हद तक एक्सटेंड होने वाले और हमारी सभी वेस्टर्न और रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट को इससे आसानी से रिफिल करना पॉसिबल होने वाला है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक DRDO की तरफ से भी एक नई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट को अनाउंस किया जा रहा है, जिसका नाम बैलिस्टिक सेंसर सूट फॉर बैटल टैंक होने वाला है। ये प्रोजेक्ट अभी DRDO के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड यानी TDF स्कीम के अंदर इंक्लूड किया गया है और इसको लेके एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट को 24 सितंबर को इशू किया गया है। बैलिस्टिक सेंसर सूट असल में एक डिटेक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम होने वाला है, जो एक्टिव प्रोडक्शन सिस्टम यानी APS का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने वाला है। ये सेंसर टैंक की 360 डिग्री एरिया को कवर करने वाले हैं और आने वाले प्रोजेक्टाइल जैसे कि RPG हो जाए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो जाए या फिर कोई भी काइनेटिक राउंड हो जाए, उनको डिटेक्ट करना, क्लासिफाई करना, उसके बाद काउंटर मेजर सीक्वेंस को लॉन्च करने का काम करने वाले हैं। खास बात यह कि इस प्रोजेक्ट को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के अंदर ओपन किया जा रहा है, यानी कि इसमें MSME और प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी पार्टिसिपेट करने वाले और DRDO की तरफ से इसमें उनको 10 करोड़ तक का फंडिंग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए प्रोवाइड किया जाने वाला है। अभी जो प्रॉब्लम सामने आने वाली है उसमें क्लटर एनवायरनमेंट के अंदर लो सिग्नेचर थ्रेट को डिटेक्ट करना, फॉल्स अलार्म को कम करना और एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी सिस्टम को बिना कोई दिक्कत के ऑपरेट करने लायक बनाना मेन चैलेंज होने वाला है, ये प्रायोरिटी होने वाला है। फ्यूचर डिप्लॉयमेंट के बारे में अगर बात करें तो ये सेंसर सूट एक मॉड्यूलर सिस्टम होने वाला है, जिस वजह से इसको अर्जुन MK-1A टैंक से लेकर T-90 विस्मय टैंक और हमारे फ्यूचर मेन बैटल टैंक में भी इसको आसानी से इंटीग्रेट करना संभव होने वाला है। DRDO की तरफ से पहले भी एक्टिव प्रोडक्शन सिस्टम के सेंसर प्रोटोटाइप को टेस्ट किया चुका था, लेकिन अभी मेन फोकस लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक डिटेक्शन और हाई स्पीड गाइडेड मुनिशन को टैकल करने पर होने वाली है। भारत के आर्मर्ड कोर में अभी 4000 से ज्यादा टैंक मौजूद है, लेकिन मॉडर्न बैटल में आजकल ड्रोन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टैंक के लिए एक मेजर खतरा बन चुके हैं। 2020 के लेह और लद्दाख में जो स्टैंड अप हुआ था उसमें भी दिखाया था कि चाइना के साथ होने वाली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में टैंक इन्वॉल्व होने वाला है और ऐसे में ये बैलिस्टिक सेंसर सूट, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और किसी भी बैलिस्टिक थ्रेट के खिलाफ हमारे टैंक की रिएक्शन टाइम को सेकंड से मिली सेकंड तक रिड्यूस करने वाला है, जो कि बैटलफील्ड में इनकी सर्वाइविलिटी के लिए काफी क्रूशियल होने वाला है। अगला अपडेट ब्राइटकॉम ग्रुप की तरफ से। हैदराबाद बेस्ड टेक कंपनी ब्राइटकॉम ग्रुप की तरफ से अभी यूनाइटेड स्टेट की मिशिगन बेस्ड डिफेंस कंपनी CQT वेपन सिस्टम के साथ एक स्ट्रेटेजिक MOU को साइन किया गया है। ये एग्रीमेंट दोनों कंपनीज के बीच एडवांस टैक्टिकल हार्डवेयर और AI एनेबल्ड डिफेंस सिस्टम को जॉइंटली डेवलप करने के लिए किया गया।
ब्राइटकॉम डिफेंस की तरफ से अभी अपनी नई यूएवी पोर्टफोलियो को अनवील किया जा रहा है, जिसमें मल्टीपल ड्रोन प्लेटफॉर्म शामिल होने वाले हैं, जैसे कि रेवन जो कि एक लॉन्ग एंडोरेंस आईएसआर प्लेटफॉर्म होने वाला है, हेलिक्स सीरीज जो कि एक हाई स्पीड मिनी यूएवी होने वाला है, थंडरबोल्ट जो कि एक टैक्टिकल स्ट्राइक ड्रोन होने वाला है, और ट्रिब्यून और मिनी ट्रिब्यून जो कि फिक्स्ड विंग रिकॉनेस ड्रोन होने वाले। इन सभी ड्रोन में एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक एआई पावर डिफेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रियल टाइम कोऑर्डिनेशन, एनालिटिक्स और ऑटोनोमस ऑपरेशन को सपोर्ट कर सकता है, जिस वजह से एआई एनेबल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को फ्यूचर बैटलफील्ड में इंप्लीमेंट करना संभव हो सकता है। एआई और एनालिटिक बेस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी का ग्लोबल मार्केट 2034 तक $35 बिलियन के आसपास या उससे ज्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है, और साथ ही भारत का डिफेंस बजट भी कंटिन्यूसली ग्रो करता जा रहा है, और आत्मनिर्भर भारत के अंदर इंडिजिनस एआई एनेबल यूएवी और कमांड सिस्टम की डिमांड भी अभी और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। इस वजह से कंपनी अभी ड्रोन और खास करके यूएवी की सेगमेंट में आगे निकलने की कोशिश कर रही है, जो कि बोथ डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट को आगे चल के टारगेट करने का एम रख रही है। अगला अपडेट एचएएल की तरफ से है। एचएएल के चेयरमैन की तरफ से अभी बात कंफर्म किया गया कि एचएएल की तरफ से अपग्रेड किए गए हॉकाई एडवांस जेट ट्रेनर का सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट किया जा चुका है, और अभी एचएएल की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के साथ एग्जिस्टिंग हॉक मार्क 132 एयरक्राफ्ट की फ्लीट को हॉकाई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के लिए नेगोशिएशन करना शुरू किया जा सकता है। हॉकाई असल में बीएई सिस्टम की हॉक मार्क 132 का एक इंडिजिनस अपग्रेड वेरिएंट है, जो पहली बार एरो इंडिया 2017 में प्रोटोटाइप के रूप में अनवील किया गया था। हॉकाई अपग्रेड में मेन फोकस एवियोनिक्स अपग्रेड और इंडिजिनस सिस्टम को लगाकर इसे एक मॉडर्न ट्रेनर के तौर पर बनाने का प्लान किया गया था। साथ ही इसमें लिमिटेड कॉम्बैट रोल को भी ऐड करने का प्लान किया गया था। अपग्रेड फीचर पर अगर नजर डालें तो हॉकाई में एचएएल की तरफ से डेवलप और डिजाइन किए गए मिशन कंप्यूटर, मॉडर्न कॉकपिट डिस्प्लेज और सिंथेटिक ट्रेनिंग सिस्टम को इंक्लूड किया गया है। ट्रेनिंग सिस्टम पायलट को रफाल, SU-30 MKI, तेजस मार्क 2 और अपकमिंग एमका जैसे फाइटर जेट में मॉडर्न ऑपरेशनल एनवायरनमेंट की सिमुलेशन को प्रोवाइड करने में मदद करने वाला है। पहले जो मिशन कंप्यूटर और डाटा ट्रांसफर यूनिट हुआ करते थे वो बीएई सिस्टम की तरफ से भारत को प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन अभी उनको एचएएल की तरफ से इंडिजिनस सिस्टम से रिप्लेस करने का प्लान किया गया है, जो कि हॉक 132 की एग्जिस्टिंग सिस्टम के मुकाबले काफी एडवांस सिस्टम होने वाला है। हॉकाई से डीआरडीओ के स्मार्ट एंटी एयरफ्रेम वेपन को भी सक्सेसफुली फायरिंग किया चुका था, और इस अपग्रेड के बाद इसके साथ विंग स्टेशन पर अभी एयर टू एयर मिसाइल, बॉम्ब्स और रॉकेट को कैरी करना संभव होने वाला है। मतलब ट्रेनर होने के साथ साथ इसको हम लाइट कॉम्बैट रोल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पायलट को रियल वेपन ट्रेनिंग को प्रोवाइड कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास वर्तमान के लिए 106 हॉक 132 एयरक्राफ्ट मौजूद है, और नेवी के पास 17 यूनिट मौजूद है। ये एयरक्राफ्ट 2008 से इंडियन एयरफोर्स की स्टेज 3 फाइटर पायलट ट्रेनिंग का बैकबोन रहे हैं, और अभी तक इनसे 600 से ज्यादा पायलट को ट्रेन किया जा चुका है। लेकिन मॉडर्न फाइटर के ट्रांजिशन के लिए हमको नए एडवांस सिस्टम की जरूरत पड़ रही है, जो कि अभी एग्जिस्टिंग हॉक के लिए संभव नहीं हो रहा है, और इसी वजह से अभी एचएएल की तरफ से हॉक के अपग्रेड पैकेज को ऑफर किया जा रहा है। अगला अपडेट भी एचएएल की तरफ से है। एचएएल के चेयरमैन डॉक्टर डीके सुनील की तरफ से भी एक स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन दिया गया, जहां उन्होंने क्लियर किया है कि तेजस मार्क 2 के लिए एचएएल का सफरान के साथ कोई भी इंजन डील को डिस्कस नहीं किया जा रहा है। ये स्पेकुलेशन पिछले कुछ दिनों में काफी वायरल हो रहा था, लेकिन एचएएल की तरफ से इसे पूरी तरह से डिने कर दिया गया है। डीके सुनील का कहना है कि असल बात तो ये कि तेजस मार्क 2 का डिजाइन पूरा का पूरा जनरल इलेक्ट्रिक की F414 इंजन के अराउंड ही बनाया गया, और उन्होंने ये बात बताया है कि किसी भी एयरक्राफ्ट को बनाने से पहले सबसे पहले इंजन को डिसाइड किया जाता है, और फिर उसके हिसाब से एयरक्राफ्ट का डिजाइन को तैयार किया जाता है। मतलब एक बार इंजन फिक्स हो गया तो उसके बाद इसको चेंज करना एक नाइटमेयर प्रोसेस होने वाला है। उन्होंने एग्जांपल दिया कि कार का इंजन चेंज करना भी मुश्किल होता है, तो यहाँ पर हम फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट का इंजन को चेंज करना इतना आसान नहीं होने वाला है। इसके अलावा उन्होंने क्लियरली बोला है कि भारत और यूएस के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा है, इसका जनरल इलेक्ट्रिक के साथ हमारा जो इंजन डील है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मतलब एचएएल कॉन्फिडेंट है कि जनरल इलेक्ट्रिक की F414 सीरीज के इंजन के प्रोक्योरमेंट के ऊपर कोई भी पॉलिसी चेंज हमको देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप डीके सुनील की स्टेटमेंट पर गौर करेंगे तो यहाँ पर तेजस मार्क 2 को लेके एक बहुत बड़ी लूप होल सामने आने वाली, क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट को एक बार किसी स्पेसिफिक इंजन के हिसाब से डेवलप करने के बाद इंजन को चेंज करना इतना मुश्किल होने वाला है, तो आगे चल के तेजस मार्क 2 और एमका में हम किस तरीके से हमारी इंडिजिनस इंजन का इस्तेमाल करने वाले, क्योंकि अभी भी एमका के डिजाइन को जनरल इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज के इंजन को बेस करके बनाया गया। तो फ्यूचर में अगर भारत अपनी खुद की एरो इंजन को सफरान के साथ या किसी और के साथ मिलकर डेवलप करता है, बनाता है, तो इससे भी एमका की इंजन बे में फिट करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हर इंजन का डायमेंशन एक जैसा नहीं होने वाला है, और किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट में अगर मिलीमीटर का भी डिफरेंस हो जाता है तो उससे मेकअप करना काफी मुश्किल होने वाला है। तो ये बात अभी सबसे बड़ा सवाल खड़ा
करने वाला कि अगर तेजस मार्क 2 में कोई दूसरा इंजन इंटीग्रेट करना संभव नहीं होने वाला है तो एमका में किस तरीके से सेम जेन इलेक्ट्रिक 414 सीरीज के इंजन को एक इंडिजिनस इंजन से रिप्लेस किया जाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।